हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उत्तराखंड टेट 2024 के रिगार्डिंग बाल विकास ऋडपी का आज हम प्रैक्टिस सेट 4 करेंगे, जिसमें हम महत्वपूर्ण जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग देखेंगे। बेबू डॉल पर किया गया अनुसंधान अधिगम के किस सैद्धांतिक दृष्टिकोण की पुष्टि करता है। द रिसर्च कैरी आउट ऑन बेबू डॉल सपोर्ट्स विच थ्योरिटिकल व्यू ऑफ लर्निंग। इनसाइट लर्निंग अंतः दृष्टि अधिगम, लेटेंट लर्निंग गुप्त अधिगम, प्लेस लर्निंग स्थान अधिगम या सोशल लर्निंग सामाजिक अधिगम। तो जो हमारा सोशल लर्निंग है, जिसे अल्बर्ट बांडुरा ने दिया था, इस थ्योरी के द्वारा जो हमारा बेबू डॉल पर जो किया गया अनुसंधान था, इसका सैद्धांतिक दृष्टिकोण की पुष्टि करता है। इसमें क्या था, तो इसमें सामाजिक अधिगम सिद्धांत में बांडुरा ने यह बताया था कि आप बच्चों के सामने जैसा बिहेव करेंगे, जैसा व्यवहार करेंगे, जैसा बच्चों को दिखेगा उसी तरीके से बच्चा भी व्यवहार करता है। इन्होंने बच्चों के सामने एक बेबी डॉल के एक हिंसात्मक चीज़ों को दिखाया, जिससे कि बच्चा क्या करता है, अपना जो बेबी डॉल होता है उसका जो है नष्ट कर देता है उसे। क्यों? क्योंकि उसके सामने उस तरह से चीज़ें दिखाई जाती है। इसलिए बच्चों के सामने आप जैसा व्यवहार करते हैं, चाहे आप फैमिली में कर रहे हैं, चाहे आप नेबर में कर रहे हैं, चाहे आप एक समाज में कर रहे हैं, तो जैसा बच्चा देखता है वैसा ही बच्चा जो है अनुकरण करके चीज़ों को सीखता है। तो इन्होंने इस सिद्धांत पे अपना कार्य किया था। निम्नलिखित में से कौन सी सृजनात्मकता की विशेषता नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिएटिविटी। इससे जानने से पहले हम जानेंगे गिलफोर्ड के द्वारा, जेपी गिलफोर्ड के द्वारा क्रिएटिविटी के 2 पार्ट बताए थे। इन्होंने एक बताया था कन्वर्जेंट थिंकिंग और एक इन्होंने बताया था डाइवर्जेंट थिंकिंग। जो हमारा कन्वर्जेंट थिंकिंग होता है, यह हमारा एक पक्षी होता है, यानी कि इन द बॉक्स होता है, या इन द बॉक्स यानी कि मैं बस केवल एक पैरामीटर पे चीज़ों को लेकर चलता हूँ। दूसरा जो चीज़ें होती है डाइवर्जेंट थिंकिंग, जिसे इन्होंने बताया था अब सारी चिंतन, ये हमारा जो है आउट ऑफ द बॉक्स होता है, यानी मैं किसी भी चीज़ को एक से ज़्यादा तरीके से सोचता हूँ। क्रिएटिविटी की जो आपकी बात होती है, यह आपको डाइवर्जेंट थिंकिंग में देखने को मिलता है, जिसमें इन्होंने 4 बातें क्या था, इसने बताई थी कि अगर आपके अंदर क्रिएटिविटी थिंकिंग होगी तो आपके अंदर फ्लुएंसी होनी चाहिए किसी भी चीज़ को, और आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, यानी लचीलापन होना चाहिए किसी चीज़ को समझने के लिए, और जो भी चीज़ आप बातें कर रहे हैं वो आपके अंदर ओरिजिनलिटी यानी मौलिकता होना चाहिए कि हाँ कहीं ना कहीं से ये रिलेट कर रहा है, और लास्ट में आप चीज़ों को एलबोरेट कर पाएँ, उसे समझा पाएँ, चीज़ों को बता पाएँ। तो ये 4 बातें इन्होंने किसने कहा था, तो जेपी गिलफोर्ड ने अपने सिद्धांत में बोला था। तो ओरिजिनलिटी आपकी होगी, फ्लेक्सिबिलिटी होगी, फ्लुएंसी होगी, और एक आपका क्या होगा, एक आपका होगा फ्लेक्सिबिलिटी। रिजिडिटी आपकी इसमें नहीं मानी जाएगी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। ब्रूनर ने बालकों के संज्ञानात्मक विकास हेतु किस प्रकार के पाठ्यक्रम के अनुगमन का सुझाव दिया था। विच टाइप ऑफ करिकुलम डिड ब्रूनर सजेस्ट टू फॉलो फॉर द कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन। इन्होंने इंक्लूसिव करिकुलम की बात किया, स्पेशल करिकुलम की बात किया, स्पायरल करिकुलम की बात किया, या इंटीग्रेटेड करिकुलम की इन्होंने बात किया था, यानी समावेशिक पाठ्यक्रम, विशिष्ट पाठ्यक्रम, सर्कुलर पाठ्यक्रम या एकीकृत पाठ्यक्रम की बात किया। तो जानने से पहले हम जानेंगे ब्रूनर के द्वारा जो है इन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट थियरी दिया था, जिसमें इन्होंने 3 चरण से चीज़ों को बताया था कि बच्चा जो है 3 तरीके से चीज़ों को समझ के सीखता है। पहला इनएक्टिव, आइकॉनिक, और तीसरा सिंबल के द्वारा चीज़ों को सीखता है। तो इन्होंने स्पायरल एजुकेशन यानी स्पायरल जो हमारा करिकुलम होता है इसके बारे में बताया था। स्पायरल करिकुलम क्या होता है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारे प्रीवियस चीज़ें होती हैं, जो हमारे विशेष चीज़ें होती हैं, तो उसको रिलेट करके चीज़ों को हम लोग बच्चों को बताते हैं। यानी कि बच्चा जिस स्टेज में होगा तो उस स्टेज का जो उनका पैरामीटर होगा, जो उनका कंपोनेंट होगा, घटक होगा, तो उसको हम लोग रिलेट, जो प्रीवियस जो बच्चों ने सीखा हुआ है उससे रिलेट करके चीज़ों को जब बताते हैं और एक संगठित करते हैं, उसे हम लोग स्पायरल करिकुलम में रखते हैं। स्पायरल एजुकेशन करिकुलम क्या होता है, तो एक टाइम के बाद जो है चीज़ों को हम लोग पहले उसको संगठित करते हैं कि हाँ बच्चा ये चीज़ों को सीख पाया, नहीं सीख पाया, तब जाके हम लोग चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। तो ये हमारा स्पायरल करिकुलम है जो इसको हम लोग लेके चलते हैं। यानी विकास भी बच्चों का एक स्पायरल होता है, यानी एक स्टेज होगा, जैसे पियाजे ने बताया था आपका कि पहले स्टेज में बच्चा क्या होता है, सेंसरी मोटर स्किल होता है, यानी बच्चा जो है इंद्रिय गामक यानी सेंसर के द्वारा बच्चा सीख रहा है। उसके बाद जब बच्चा 2 साल के बाद जब बच्चा चाइल्डहुड में जाता है, दूसरे अवस्था में जाता है, प्री ऑपरेशनल में जाता है, तो उस दौरान जो बच्चा प्रीवियस जो चीज़ों को सीखा होता है उसको लेके चीज़ों को आगे बढ़ाता है। तो यहीं पे स्पायरल की चीज़ें होती हैं कि पुरानी चीज़ों को लेके हुए हम लोग नए ज्ञान का सृजन करते हैं। तो ये ब्रूनर ने इस पे चीज़ों पे काम किया था। तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा, तो स्पायरल जो हमारा करिकुलम है किसके द्वारा दिया गया था, तो ब्रूनर के द्वारा दिया गया था। 90 से 110 बुद्धि लब्धि प्रसार बुद्धि की किस श्रेणी को दर्शाया जाता है। यानी आपको पता होगा कि जो हमारी बुद्धि होती है, जो हमारा इंटेलिजेंस होता है, उसका मापन भी किया जा सकता है, जिसे ल्यूइस टर्मन ने एक इंट्रोड्यूस किया था। ल्यूइस टर्मन ने एक टेबल जारी किया था जिसमें उन्होंने बताया कि
कौन सा बच्चा जो है डल होगा, कौन सा बच्चा जो है एवरेज बालक होगा, कौन सा बच्चा जीनियस बालक होगा। तो जिसमें इन्होंने एवरेज बालक के लिए जो है 19 से 109 110 की बात किया था कि जो बच्चे एवरेज बालक हैं, जैसे हम लोग एवरेज बालक में आते हैं, यानी जो आप सामान्य बालक में आएंगे। आप सामान्य बालक क्या होते हैं, तो जिससे किसी भी प्रकार का आपका कोई चाहे मेंटल हो चाहे फिजिकल तरीके से, मेंटल तरीके से आपको प्रॉब्लम ना हो, वो आपका इसमें एवरेज बालक माने जाते हैं। इसमें आप देख सकते हैं इडियट, इम्बिसाइल, मोरेन, बॉडली जो आपके बॉर्डर लाइन डिफिशियंसी होती है, डल होते हैं बच्चे। लास्ट में आपके जीनियस होते हैं। जीनियस में भी आपके दो बालक होते हैं, एक टैलेंटेड बालक होते हैं और एक खुद जो है जीनियस बालक होते हैं। टैलेंटेड बालक वो बालक होते हैं जो किसी न किसी एक स्पेसिफिक चीज़ पे उनको दिया जाता है। जैसे एग्जांपल में हम लोग AR रहमान हो गए, लता मंगेशकर हो गई, तो ये लोग क्या है, टैलेंटेड बालक में आते हैं। तो ये लुईस टर्मन के द्वारा जो है ये चीज़ को दिया गया था। तो इसमें कौन हो जाएंगे, इसमें हमारे एवरेज बालक आ जाते हैं। डिसकैलकुलिया एक प्रकार का क्या है, तो डिसकैलकुलिया इज अ टाइप ऑफ लोकोमोटर डिसबिलिटीज है, मेंटल इलनेस है, मेंटल रिटार्डेडनेस है, या लर्निंग डिसेबिलिटीज है। तो आपको पता होगा कि जो हमारा डिसकैलकुलिया है ये हमारी क्या है, तो लर्निंग डिसेबिलिटी होती है। इसमें जो है बच्चों को अधिगम अक्षमता होता है। किस तरह का अधिगम अक्षमता पाया जाता है, तो इसमें बच्चों को गणना करने में अधिगम अक्षमता पाई जाती है। यानी बच्चा जो सब्ट्रैक्शन हो गया, एडिशन हो गया, इस चीज़ में बच्चे चीज़ों को प्रॉब्लम होती है, दिक्कत होती है। तो यही हमारा जो विकार होता है ये क्या कहलाएगा, डिसकैलकुलिया कहलाता है। और यह आपका अधिगम अक्षमता यानी कि लर्निंग डिसेबिलिटी में आती है। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, इनसाइट थ्योरी इज गिवन बाय होम, व्यवहारवादियों द्वारा, गेस्टाल्टवादी द्वारा, संरचनावादी द्वारा या प्रकायवादियों के द्वारा आपका अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया गया था। तो इनसाइट थ्योरी जो है गेस्टाल्टवादियों के द्वारा दिया गया था। गेस्टाल्ट क्या है, तो गेस्टाल्ट हमारा एक जर्मन वर्ड था। जो वहाँ के लोग, जो वहाँ के समर्थक थे, उनका कार्य क्या था, तो वे किसी भी चीज़ को होल टू पार्ट समझते थे। होल टू पार्ट यानी कि पहले मैं चीज़ों को, पूरे चीज़ों को मैं समझ रहा हूँ और पूरे चीज़ को समझने के बाद जो हमारे छोटे छोटे जो समस्याएं हैं, जो छोटे छोटे जो प्रॉब्लम्स हैं, उसको हम लोग देखेंगे। तो ये हमारे क्या देखते थे, होल टू पार्ट को लेके चलते थे। इसके जो समर्थक हैं, जिसमें आप कॉटलेविन हैं, वर्दिमर हैं, कोहलर हैं, जिन्होंने अपना समर्थन दिया और उस पर कार्य किया। तो इनसाइट थ्योरी जो दिया था कोहलर के द्वारा दिया गया था। इन्होंने एक चिंपैंजी बंदर पे जो है इन्होंने काम किया था, चिंपैंजी पे काम किया था, जिसका नाम सुल्तान था। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे, इनके सिद्धांत में कैसे क्या हुआ, इन्होंने कार्य किया। तो यहाँ पे जो हमारी बातें सही होती हैं, तो गेस्टाल्टिस्ट यानी कि गेस्टाल्टवादियों के द्वारा अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया गया था। किसी समस्या का समाधान करते समय यदि वह विद्यार्थी अचानक से उसी समस्या का हल ढूंढ लेता है, तो इस प्रकार के अधिगम को क्या कहते हैं। यानी कि इफ अ स्टूडेंट सडनली गेट अ सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम व्हाइल ट्राइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम, देन दिस टाइप ऑफ लर्निंग इज कॉल्ड, क्या होगी। यानी कोई बच्चा जो है कोई समस्या का समाधान करने के लिए वो अपना कार्य कर रहा है और अचानक से उसी समस्या का हल जो वो ढूंढ लेता है, तो ये किस प्रकार के सीखने पे काम करता है, तो लर्निंग बाय इमिटेशन, लर्निंग बाय प्रैक्टिस, लर्निंग बाय इंसाइट और लर्निंग बाय ट्रायल एंड एरर। तो जो आपका ये आंसर होगा, जो सॉल्यूशन होगा आपका लर्निंग बाय इंसाइट होता है, यानी कि अंतर्दृष्टि का द्वारा। यानी कि मैं कोई समस्या को देख रहा हूँ, उसे मैं ढूंढ रहा हूं और अचानक से उस समस्या का जो हल होता है मुझे प्राप्त हो जाता है। तो ये हमारा जो है लर्निंग बाय इंसाइट होती है। मैं आप लोगों को जो थ्योरी बताऊंगा उसमें मैं बताऊंगा किस तरीके से चिंपैंजी ने, बंदर ने जो है छड़ी के सहारे जो है बनाना को अपने पास खींच लेता है, उसके दिमाग में इंस्टीट्यूट जो है आइडिया आती है। तो ये हमारा क्या है, लर्निंग बाय इंसाइट के द्वारा जो है ये चीज़ों को देखा जाता है, जिससे कोहलर ने दिया था। शिक्षा की प्रक्रिया में कौन सा उपागम अधिगमकर्ता को केंद्र में रखता है, न कि शिक्षक को। तो हमारा किस तरीके का अप्रोच होता है, जिसके द्वारा हम लोग चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन को लेके चलते हैं। तो इसमें लर्नर्स सेंटर्ड अप्रोच होता है। हाँ, ये बात सही है, क्योंकि लर्नर के द्वारा जो हमारे अप्रोच होते हैं, उपागम होते हैं, इसको रखा जाता है। कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच होता है, हाँ, इसमें जो है रचनावादी विचारधारा को रखा जाता है। टीचर सेंटर्ड अप्रोच होता है, नहीं, बिल्कुल नहीं, टीचर सेंटर्ड नहीं होता है, ये हमारा चाइल्ड सेंटर्ड होता है। तो ये हमारा जो पहली बातें और जो दूसरी बातें होगी, दोनों बातें क्या हो जाएंगी, सही हो जाएंगी। विद्यालय आधारित आकलन की मुख्य विशेषता क्या है, द साइलेंट फीचर्स ऑफ स्कूल बेस्ड असेसमेंट, कैसा होना चाहिए स्कूल में, उस तरीके का विशेषताओं को हम लोग जानेंगे। तो शिक्षक केंद्रित और व्याख्यान आधारित शिक्षण शास्त्र, यानी टीचर सेंटर्ड एंड लेक्चर बेस्ड पेडागॉगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम लोग चाइल्ड सेंटर्ड की बात कर रहे हैं, तो ये पहली बातें हमारी नहीं होगी। बाल केंद्रित और व्याख्यान आधारित शिक्षण शास्त्र, हाँ, चाइल्ड सेंटर तो बातें सही है, लेकिन यहाँ पे लेक्चर बेस्ड जो पेडागॉगी है बिल्कुल नहीं। हमारा इसमें क्या होगा, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड हो सकता है, एक्टिविटी मेथड हो सकता है, जो बच्चों को चाइल्ड जो हमारे सेंटर्ड एजुकेशन होते हैं उसमें हम लोग रख के चलते हैं। बाल केंद्रित और गतिविधि आधारित शिक्षण शास्त्र होनी चाहिए, हाँ, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन और
एक्टिविटी बेस्ड हमारे जो पेडागॉजी होती है, शिक्षण शास्त्र होता है, इसको हम लोग लेके चलते हैं, ये हमारी बातें क्या हो जाती है, सही हो जाती है। यानी कि जो आपका विद्यालय आधारित जो आकलन का जो मुख्य बिंदु होगा चाइल्ड सेंटर्ड होगा, और हमारा जो पाठ्यक्रम जो पैटर्न होगा, मेथड होगा जो पढ़ाने का, वो आपका एक्टिविटी बेस्ड पेडागॉजी को रखा गया है। निम्नलिखित में से किसी मानव विकास के सिद्धांत से संबंधित कौन सा तथ्य सत्य है आपका? Which of the following facts is true in reference to the principle of human development? हमारे मानव विकास के प्रिंसिपल में कौन सा चीज़ें सत्य है? निरंतर विकास का सिद्धांत, ये बिल्कुल बातें सही है। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यू डेवलपमेंट, यानी कि जो हमारा विकास होता है वो हमारी सतत प्रक्रिया है, कंटिन्यू डेवलपमेंट होता है। यह हमारा होम टू टूम होता है, यानी जन्म से कब्र की ओर, यानी जब तक उस बीच की जो हमारी अवस्था होती है, हमारा विकास जो है होता रहेगा, चलता रहेगा। विकास की विभिन्न गति का सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंट रेट ऑफ डेवलपमेंट, हाँ ये बिल्कुल भी सही है कि जैसे जैसे हमारा जिस स्टेज में रहता हूँ तो हमारा जो प्रिंसिपल होती है, जो विकास की जो दर होती है वो हमारी क्या होती है, डिफरेंट होती है। यानी बच्चा बाल अवस्था में है तो वहाँ पे जो हमारे विकास की दर होगा वो आपका डिफरेंट होगा। वहीं बच्चा जब आता है किशोरावस्था में तो वहाँ पे विकास की जो दर होती है वो आपका डिफरेंट दिखाई देता है। वंशानुक्रम वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत होता है, हाँ ये बिल्कुल बात सही है कि प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन ऑफ हेरिडिटी और इन्वायरमेंट। हेरिडिटी क्या होती है, तो ये हमारा आनुवंशिकता होता है जो हमारे माता पिता से आती है, और इन्वायरमेंट क्या होता है, जो हम इन्वायरमेंट यानी कि जो हम समाज के द्वारा चीज़ों को सीखते हैं। तो हमारे विकास में दोनों का मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, यानी कि H/E का दोनों का क्या है, अंतःक्रिया होती है, जिससे हम लोग लेके चलते हैं। तो हमारी सभी बातें क्या हो जाती है, सही हो जाती है, उपरोक्त सभी सही। सीखने की प्रक्रिया के बाधक कारक कौन कौन से हैं, यानी कि फैक्टर्स दैट हिंडर्स लर्निंग प्रोसेस, यानी लर्निंग को सीखने में हमारे कौन कौन से बाधक आते हैं। तनाव, हाँ तनाव जो है, अगर मैं स्ट्रेस लिया हूँ तो कहीं ना कहीं आपको बाधक आएगा ही आएगा। थकान है किसी भी प्रकार का तो आपको बाधक आएगी ही आएगी। रुचि आपको बाधक नहीं आएगी, सीखने की जो प्रक्रिया है रुचि आपको बाधक नहीं आती, ये तो आपको एक प्रमोट करती है, एक आपको इनकरेज करती है चीज़ों को सीखने के लिए। तो आपकी जो पहली और जो दूसरी बातें हैं वो आपकी क्या हो जाएंगी, गलत हो जाएंगी, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही माना जाएगा। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले मनोवैज्ञानिक कारक कौन से हैं, यानी जो हमारे टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस होती हैं उसको प्रभावित करने के लिए कौन कौन से कारक हैं। तो पहला होता है विद्यार्थियों में अभिप्रेरणा, मोटिवेशन ऑफ स्टूडेंट। ये बातें ठीक है, हाँ बच्चों को क्या करना होता है, मोटिवेट करना होता है कि हाँ आप ये चीज़ों को सीखेंगे समझेंगे, क्योंकि जब तक हम चीज़ों को मोटिवेट नहीं करेंगे बच्चों को, और अपने आप को खुद मोटिवेट नहीं होते हैं, तो आप चीज़ें कोई भी चीज़ बेहतर नहीं कर पाएंगे। सुंदर कक्षा होना चाहिए, यानी कि ब्यूटीफुल क्लासरूम। रुचि एवं विद्यार्थियों में अभिक्षमता होनी चाहिए। इंटरेस्ट एंड एप्टीट्यूड ऑफ स्टूडेंट, ये सही है। विद्यालय की जो आधारभूत संरचना है, यानी स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर। अब यहाँ पे हमको ये चीज़ें समझनी है कि हमें कहा क्या गया है, तो कहा यह हमें गया है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कौन से मनोवैज्ञानिक कारक हैं, यानी कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की बात किया जा रहा है। यहाँ पे कक्षा कक्ष क्लासरूम की चीज़ों को बात किया जा रहा है कि कैसा होना चाहिए। तो यहाँ पे जो आपकी बातें होंगी, तो मोटिवेशन ऑफ स्टूडेंट ये बिल्कुल है, ये बिल्कुल बातें सही होगी। ब्यूटीफुल क्लासरूम की बात ये कहा जा रहा है कि आपका जो क्लासरूम होगा वो आपका बेहतर होगा, अच्छे ढंग से होगा, आपके बेंच होंगे, आपके जो असेसमेंट हैं सब कुछ चीज़ों को रखा जाएगा। और रुचि एवं विद्यार्थियों में एप्टीट्यूड की जो है क्षमता भी होनी चाहिए। तो आपकी जो पहली और दूसरी तीसरी जो बातें हैं ये आपकी क्या है, सही मानी जाती हैं। चौथा ऑप्शन क्यों नहीं सही माना जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो है आपका जो स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको हम लोग इन तीनों के बाद रखते हैं। अगर ऑप्शन में आपका 1 2 3 4 होता तो हम लोग चारों ऑप्शन को सही मानते, तो जो हमारा एप्रोप्रिएट आंसर है वो आपका 1 2 3 होगा, यानी पहली दूसरी तीसरी बातें सही होगी। निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि लब्धि गणना का सही सूत्र है, ये आपको पता होगा, अभी हम लोग प्रीवियस देखे हैं। तो इसे लुईस टर्मन के द्वारा दिया गया था। लुईस टर्मन ने जो हमारी बुद्धि लब्धि है उसे गणना करने का एक सूत्र दिया था, जिसमें इन्होंने बताया था MA/CA/100, यानी कि मेंटल एज मानसिक आयु अपान क्रॉनिकल आयु इंटू 100 होता है। यानी समझिए कि कोई बच्चे का मानसिक आयु 12 है और उसका वर्तमान जो एज है बोल सकते हैं आपका 10 है, तो इसका मेंटल एज निकालना होगा। तो आप कैसे निकालेंगे, तो एक इसका मेंटल एज क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा, यानी बच्चे का आईक्यू कितना होगा, 120 होगा, यानी बच्चा किस में चला जाएगा, बच्चा एवरेज से ज़्यादा हो जाएगा, बच्चा जो है सुपीरियर में चला जाता है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, तो बुद्धि लब्धि निकालते हैं। यही बच्चा अगर हम लोग उल्टा करते हैं, कोई बच्चा जो है कोई बच्चा है जिसकी मेंटल एज क्या है 10 है और उसका जो क्रॉनिकल एज यानी कि वर्तमान आयु क्या है 12 है, तो जब इसका मेंटल एज निकालते हैं हम लोग, तो मेंटल एज जब निकालेंगे तो बच्चे का मेंटल एज क्या हो जाएगा, इसको जब गुणा करेंगे तो आपका जो है बच्चे का 80 आ जाता है, यानी कि बच्चे का जो मेंटल एज होगा वो आपका कम माना जाता है। आज हम लोगों ने मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके प्रश्न हैं जो यूटेट में आ सकते हैं, संभावित हैं, उसे हम लोगों ने देखा। आप लोग जरूर इसे देखिए और कोई भी आपको डाउट होता है, क्वेरी होता है तो आप जरूर पिन करके मुझे बताइए। धन्यवाद।